हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इससे पहले हमने अणु व परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी है। उसमें हमने परमाणु सिद्धांत के बारे में अच्छे से एक एक लाइन में एक एक पॉइंट के रूप में हमने पूरे परमाणु के बारे में जानकारी ली थी कि परमाणु सिद्धांत आखिर है क्या और उसमें क्या क्या बातें कही गई है। उस परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें थी कि परमाणु किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण है। इसका मतलब परमाणु को हम और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात थी कि एक ही पदार्थ के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान एक होते हैं, जबकि अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के रासायनिक गुण व द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यह दोनों बात सत्य है या असत्य है, इस मुद्दे को इस चैप्टर में हम तुम्हारे सामने रखने वाले हैं कि परमाणु सिद्धांत जो है उसमें जो परमाणु को अविभाज्य कण बताया गया है, यह हम साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हम यह देखेंगे। तो देखना, किसी भी वस्तु को जब हम मान लीजिए हमारे पास में कागज़ के टुकड़े हैं और कागज़ के टुकड़ों को हमने रख रखा है, और कंघे को या स्केल को जब हम बालों में ऐसे करते हैं तो जैसे ही हम उसके पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि कागज़ और उस स्केल में या फिर उस कंघे में हमने जब ऐसे उसको घिसा तो कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आया। वह क्या बदलाव आया? उस कंघे में या स्केल में जब ऐसे घिसा था तो वह आवेशित हो गया। अब नया शब्द आया, आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? जैसे हमने चुंबक के दो ध्रुव पढ़े थे, एक N और एक S, ऐसे ही आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। कैसे काम करते हैं यह हम पता लगाएंगे। दूसरी बात कि परमाणु अविभाज्य है, यह बात परमाणु सिद्धांत ने समझाई, लेकिन हमने इस चैप्टर में यह जानना पड़ेगा, यह जानना है कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है बल्कि विभाजित कण है। कैसे? इसका पता मैंने अभी एक स्केल का और उसका एग्जाम्पल दिया। इसे हम स्थिर वैद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हम किसी आवेशित छड़ को किसी गुब्बारे के पास लेकर जाएंगे तो गुब्बारा उससे दूर भागने का प्रयास करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को ऐसे घिसने से या उसमें लगातार गति करवाने से, घर्षण करने से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। पहला कारण तो परमाणु के विभाजन का ये हुआ। दूसरा कारण क्या है? कोई भी विलयन है, किसी भी पदार्थ का विलयन है, वह विद्युत का चालन करने लगता है। वह चालन किस प्रकार करता है यह समझेंगे। तो देखिए, आवेश के बारे में मैंने बात की। आवेश आता कहाँ से है, कैसे होता है, इसलिए हम सबसे पहले गोल्डस्टीन की बातों को देखेंगे कि गोल्डस्टीन ने 1886 में एक अलग ही प्रकार की किरणों की खोज की थी, जिसे हमने कैनाल किरणें नाम दिया था, जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में कैनाल किरणों की खोज की थी। और इन किरणों के ऊपर धनात्मक आवेश था। ठीक है, इन किरणों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, धनात्मक आवेश था, ये धनावेशित किरणें थी। इनका आवेश जो था वो इलेक्ट्रॉन के बराबर था। इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर था। इलेक्ट्रॉन के बराबर का मतलब ये हुआ कि जितना कैनाल किरणों का आवेश था उतना ही इलेक्ट्रॉन आवेश रखते हैं, लेकिन इनका आवेश एक दूसरे के विपरीत था। ये +1 आवेश रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन -1 आवेश रखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इनका द्रव्यमान जो होता है, जो आवेशित किरणें होती है, कैनाल किरणें होती है, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से
2000 गुना अधिक था। आवेश बराबर था किंतु विपरीत था, जबकि द्रव्यमान 2000 गुना अधिक था। किसका? कैनाल किरणों का। और इन्हीं कैनाल किरणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ओके, इसके बाद में परमाणु जो है, कोई भी परमाणु में जो मुख्य कण होते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर जो मुख्य कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है और इसके ऊपर प्लस लिखते हैं। प्रोटॉन को हम P प्लस से लिखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को E माइनस से लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी परमाणु प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों की मात्रा सेम रहती है, दोनों की मात्रा समान रहती है। इस कारण परमाणु जो है वो वैद्युतीय संतुलित आवेश में रहता है, उसका आवेश संतुलित बना रहता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है वो एक उदासीन कण होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसके कारण हम इसको एक उदासीन कण मान सकते हैं। परमाणु प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित रखते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी ओर पाए जाते हैं, जबकि प्रोटॉन किसी भी परमाणु के मध्य में स्थित नाभिक में स्थित होते हैं। तो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन स्थित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से ऊर्जा देकर बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है बाहर की तरफ, यदि इसे हम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो प्रोटॉन है वह प्रोटॉन परमाणु के बीच में है, उसको हम परमाणु से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। अब बात आती है परमाणु की संरचना की। देखिए, परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए। ठीक है, सबसे पहले हम परमाणु का थॉमसन मॉडल पढ़ने वाले हैं कि परमाणु के थॉमसन मॉडल में परमाणु के बारे में क्या बताया है, इसकी संरचना क्या बताई है। परमाणु के बारे में थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक था। इस थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इसी कारण इसे भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, क्या बातें कही इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में, परमाणु मॉडल में, वो हम देखेंगे। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। थॉमसन ये कहता है कि कोई भी परमाणु जो है वह एक धनात्मक आवेश का एक गोला है और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही धनात्मक आवेश होता है। इस कारण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं कि जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, दोनों को संतुलित बनाए रखते हैं ये आवेश, और इस कारण परमाणु जो होते हैं वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को एक तरबूज की संरचना से समझाया है। थॉमसन ने बताया कि किसी तरबूज का जो बाहरी हरे रंग का भाग होता है और अंदर लाल रंग का भाग होता है जिसे हम खाते हैं, और छिलका होता है, इसे थॉमसन ने बताया कि ऐसा एक परमाणु की संरचना ऐसी होती है और बाहर की तरफ हमें प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। बाहर की तरफ प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, प्लस चार्ज होता है, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज के बीज में धसे हुए होते हैं। मान लीजिए कोई तरबूज है, इस तरबूज के छिलके और खाने वाले भाग को हम प्रोटॉन मान सकते हैं, और उसमें जो बीज धसे हुए हैं वह बीज, उन बीजों को हम इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। कि इस प्रकार का इन्होंने अपना एक तरबूज के रूप में मॉडल को समझाया था। ठीक है,
अगर इसको डायग्राम के रूप में देखें तो ऐसा एक तरबूज होता है। इस तरबूज का जो छिलका है, इस छिलके को हमने प्लस चार्ज दिया यानी प्रोटॉन, और जो अंदर का रेड भाग है ये भी प्लस चार्ज लिए हुए है, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन इसके बीज के रूप में धसे हुए हैं। इस प्रकार थॉमसन ने अपना मॉडल बताया, परमाणु का मॉडल दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में थॉमसन ने भौतिक शास्त्र का नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। इस प्रकार हमने परमाणु का थॉमसन मॉडल देखा। इसके बाद में इस मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी। इसके बाद में परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे और नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे। तब हमें यह बात समझ में आएगी कि आखिर परमाणु की संरचना होती कैसी है। तो सभी बच्चे इसको नोट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम फिर से बताएंगे। अभी हमने परमाणु का थॉमसन मॉडल देखा था, और थॉमसन ने अपने मॉडल में यह बताया था कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ प्रयोगों का आंसर थॉमसन नहीं दे सका। जब कुछ वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या होती है परमाणु के अंदर, तो यह उसको सिद्ध नहीं कर पाया या उनको जवाब नहीं दे पाया। इसी क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यह जानना चाहता था कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या होती है। अब देखिए, रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया, इस परमाणु मॉडल को अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग, या फिर इसी के नाम से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इस नाम से जानते हैं। ओके, रदरफोर्ड यह जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है। देखिए, इन्होंने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया। सोने की पन्नी का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि सोना एक तन्य धातु है। सोना एक तन्य धातु है, इस कारण तन्यता का मतलब होता है कि सोने से एक बहुत ही पतली पन्नी बनाई जा सकती है, या तन्यता का मतलब होता है कि इससे लंबा तार बनाया जा सकता है जिनमें परमाणुओं का एक क्रम दूर दूर हो, परमाणु दूर दूर हो, ठीक है। सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया और इन्होंने अल्फा कण का प्रयोग किया। अब अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं। अल्फा कण के अंदर अधिक द्रव्यमान होता है और इनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, ये बहुत तेज गति से चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बौछार कराई, अल्फा कणों को टकराया गया, ठीक है। देखिए, सोना सबसे तन्य धातु है, इस कारण इन्होंने सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम के कण है जिस पर धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है और इसी कारण ये तेज गति से चलते हैं, इनके अंदर पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। यह भी एक रीजन था कि अल्फा कण प्रोटॉन से भारी होते हैं और प्रोटॉन को ये आसानी से यदि टकराएंगे तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा कण प्रोटीन से बहुत अधिक भारी होते हैं। अधिक भारी चीज हल्की चीज से टकराएगी तो उसको वो बाहर निकाल देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ कि अल्फा कण इतने भारी होते हुए भी एक पन्नी में जो परमाणु थे उनके कण से टकरा कर मुड़ गए या फिर टकरा कर वापस आ गए। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाल ले या परिणाम निकाल ले कि अधिकतर जब इन्होंने अपना प्रयोग किया, इस प्रयोग के दौरान जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी पर डाले बौछार की गई तो अधिकतर कण सोने की पतली पन्नी से पार हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है।
कुछ कण बहुत ही कम कण टकराकर अपनी गति से टकराकर अपने रास्ते से भटक गए, अब कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए। जैसे देखिए, इसका पथ था ये, इसका रास्ता था ये, लेकिन ये टकराकर हल्का सा इस कोण पर मुड़ गया। तो कुछ कण, कुछ अल्फा कण परमाणु से टकराकर मुड़ जाते हैं। जबकि एक आश्चर्यजनक बात ये थी, सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि लगभग 12,000 में से एक कण टकराकर वापस भी आ गया। लगभग 12,000 कण में से एक कण टकराकर वापस भी आ गया। जैसे ही ये चीज़ें रदरफोर्ड के सामने आई तो रदरफोर्ड ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि मान लीजिए जो ये पन्नी है, जो सोने की पतली पन्नी है, इसको यदि हम टिश्यू पेपर माने और इसके ऊपर तोप से गोला दागा जाए तो टिश्यू पेपर से टकराकर गोला हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रकार का ये प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि इतनी पन्नी, इतनी पतली पन्नी से टकराकर कोई चीज़ उल्टा कैसे आ सकती है। ठीक है, इसी प्रकार ये रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, इसको हम एक क्रियाकलाप या प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कुछ कांच की गोलियां हैं। इन कांच की गोलियों को हम आंखें बंद करके दीवार के ऊपर मारते हैं तो हमें प्रत्येक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक गोली उससे टकरा रही है। लेकिन यदि दीवार की जगह हम तार बांध दें और उसके बाद हम आंखों पर पट्टी बांधकर कांच की गोलियों को फेंकें तो बहुत ही कम गोली उस तार से टकरा पाएगी। कुछ गोली उस तार से टकराकर मुड़ जाएगी और कुछ गोली उस तार से टकराकर वापस भी आ सकती है। तो इस प्रकार का एक इनका प्रयोग था। इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की और इन्हीं नाभिक की खोज के लिए इन्हें 1908 में नोबेल प्राइज दिया गया। यह था परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। इस मॉडल की क्या कमियां थी, क्या बातें हमने जानी, क्या निष्कर्ष निकले, यह किस प्रकार एक विज्ञान में सिद्ध हुआ, यह हम अगली क्लास में जान लेंगे। फिलहाल के लिए इतना नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगली क्लास इसके बाद होगी। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि रदरफोर्ड ने अपना जब प्रयोग किया तो उसमें सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बौछार की थी। जब उन्होंने अल्फा कणों को पतली पन्नी पर डाला था तो कुछ कण पतली पन्नी के बिल्कुल पार हो गए, कुछ कण टकराकर मुड़ गए और कुछ कण टकराकर वापस लौट गए। ये जितने भी परिणाम मिले तो इनसे रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला कि क्या निष्कर्ष हो सकता है। देखिए, जब सोने की पतली पन्नी पर उन्होंने बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार की तो बहुत सारे कण उनमें से पार हो गए। इसका मतलब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उन्होंने अल्फा कण प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले, अपने परिणाम क्या निकाले। तो पहला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो बहुत अधिक संख्या में अल्फा कण उस पन्नी के पार हो गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा पॉइंट, जब कुछ अल्फा कण टकरा के अपना रास्ता भटक गए। कल मैंने चित्र बनाया था, उसमें बनाया था कि कुछ कण ऐसे जा रहे थे, जिस दिशा में जा रहे थे उस दिशा में पार नहीं हुए, बल्कि जिस दिशा में जा रहे थे उससे उनका रास्ता में विक्षेप उत्पन्न हुआ या फिर वो रास्ता भटक गए, हल्के से कोण से मुड़ गए। तो इसका मतलब ये निकाला कि परमाणु के नाभिक में कुछ भाग धनावेशित होता है। मतलब परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक में धनावेश होता है। और अल्फा कण भी धनावेशित कण है। कल मैंने बताया था अल्फा कण
द्विआवेशित हीलियम के धनावेशित कण है। तो धनावेश जैसे ही धनावेश के पास धनावेश गया तो वह टकरा कर मुड़ गया। तो इससे दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि परमाणु के नाभिक में बहुत कम भाग धनावेशित होता है। तीसरा पॉइंट है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, धनावेशित कण होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के अंदर होता है। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्र लगाते हैं। परमाणु का जो थॉम्सन मॉडल था उसमें थॉम्सन यह नहीं समझा पाया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था एक परमाणु के अंदर होती है। तो रदरफोर्ड ने यह तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है कि नाभिक का जो आकार होता है वह एक परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, यानी बहुत छोटा होता है। ये निष्कर्ष निकाले रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा। इसके बाद भी रदरफोर्ड ने परमाणुओं पर इतना काम किया, अपने इतने प्रयोग किए, इसके बाद भी कुछ बातों को समझाने में यह असमर्थ रहा, इसकी कुछ कमियां रह गई। तो वो कमियां देखिए, परमाणु के रदरफोर्ड की कमियां क्या थी। रदरफोर्ड ने यह तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद में यदि हम देखें कि जब भी कोई कण लगातार चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। जैसे जैसे वो चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और कमी आने पर धीरे धीरे वह नाभिक की तरफ गिरता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि वह चक्कर लगाने में असमर्थ रहेगा और वह नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे कि एक परमाणु अस्थायी हो जाता है। ठीक है, परमाणु अस्थायी हो जाता है, लेकिन परमाणु तो स्थायी होता है। इस बात को समझाने में रदरफोर्ड असमर्थ रहा। तो मॉडल की कमियां क्या थी। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा की हानि होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए और परमाणु को अस्थायी हो जाना चाहिए, लेकिन परमाणु तो स्थायी होता है। अब इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे सका, इस कारण इसके बाद में अगला मॉडल हम पढ़ेंगे नील्स बोर का। इस रदरफोर्ड का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। यदि किसी बच्चे के कुछ समझ में नहीं आया हो वह कमेंट करके पूछ सकता है। सभी बच्चे इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और कोई भी चीज़ें ऐसी समझ नहीं आ रही हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।